हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले कि इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। हाँ, द टर्म बोले, द टर्म इन्वायरमेंट may be defined as the surrounding or condition in which an organism live or operates। मतलब कह रहे कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा सराउंडिंग है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना कह रहे हैं कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, या जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे टर्म आया ऑपरेट आया ऑपरेशन से। ऑपरेशन का मतलब जो भी कह रहे हैं कि वो उसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो क्या काम करता है, उसका रोल क्या है, उसको हम बोल रहे हैं ऑपरेट्स, ठीक है ना। तो द टर्म इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव और ऑपरेट, जिसके अंदर वो, ठीक है ना, अपना जीवन जीता है या जिसमें अपनी डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। द इन्वायरमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक। हियर बायोटिक मीन्स लिविंग। मतलब इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं। एक है लिविंग पार्ट जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोल रहे हैं, दूसरा है नॉन लिविंग या एबायोटिक पार्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर चेंजेस ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो लगातार बदल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो जब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट बदलेंगे तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होंगे, ठीक है ना। देखिए, अब हम अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जैसे कह रहे हैं कि वाटर हो गया। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के अंदर कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो हो गया। नेक्स्ट है हमारा लाइट, सनलाइट। नेक्स्ट सबस्ट्रेटा में जैसे कि सॉयल हो गया, ठीक है ना। सॉयल, रिवर एंड सीबेड मतलब समुद्र की तली ना, एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये सारे, ठीक है ना। जैसे कि हमने वाटर की बात करें, हम ह्यूमिडिटी की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें, हम लाइट की बात करें, ठीक है ना, हम सॉयल की बात करें, हम रिवर की बात करें, हम सीबेड की बात करें, हम एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करें, ये सारे, ठीक है ना, किसके पार्ट हैं, एबायोटिक कंपोनेंट के, ठीक है ना। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कौन कौन आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गए, ठीक है ना, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कह रहे हैं बैक्टीरिया आएंगे, फंगस आएंगे, प्रोटोजोन्स आएंगे, ठीक है ना, एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। यानी कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन बीइंग, ये सब कह रहे हैं कि किसके पार्ट हैं, बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं, देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप की साइंटिफिक स्टडी विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। कोई मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग के साथ कह रहे हैं कि इंटरेक्शन होगा उसका, और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में कह रहे हैं बायोटिक एबायोटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इकोलॉजी। जो है इकोलॉजी जो टर्म है
वो ग्रीक के आइकॉस से आया है। कहाँ से आया है? आइकॉस से, जिसका मतलब होता है, आइकॉस मतलब होता है होम, एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना। तो 1869 में इकोलॉजी टर्म सबसे पहली बार जर्मन बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम है अर्नस्ट हैकेल, ध्यान रखना, ठीक है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अर्नस्ट हैकेल। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमंग देमसेल्फ। मतलब लिविंग जो है वो लिविंग के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड विथ सराउंडिंग, जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट होगा उसके साथ भी कह रहे हैं कि उसका इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी को किसी पर्टिकुलर को सिस्टम बोलें तो सिस्टम का के अलावा कह रहे हैं कि उसका जो भी पार्ट होगा वो सब सराउंडिंग होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन को नाम दिया जाता है इकोसिस्टम। ठीक है ना। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम जो है उसका साइज जो है वो वेरी करता है। वो कह रहे एक छोटा सा तालाब हो सकता है, वो एक छोटा सा तालाब हो सकता है, टू अ लार्ज फॉरेस्ट, एक कोई बड़ा सा जंगल हो सकता है, या कोई समंदर हो सकता है। ठीक है ना। इकोसिस्टम दो तरीके के होंगे, एक पहला होगा टेरेस्ट्रियल, दूसरा होगा एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर कह रहे हैं फॉरेस्ट आएंगे, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स। ठीक है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी। ठीक है ना। वेटलैंड का मतलब कह रहे हैं कि वो एरिया, वो लैंड का वो एरिया जो पूरे साल कह रहे हैं कि पानी से घिरा रहता हो, उसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। रिवर आपको पता है। एस्चुरी का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास रिवर है, ठीक है ना, तो रिवर फ्रेश वाटर होंगे। रिवर कैसे होंगे? फ्रेश वाटर। तो ये कह रहे कि समंदर से जब मिलते हैं ना, तो इनका जो इंटरेक्शन जोन होता है, जोन होता है, सी वाटर और रिवर वाटर का जो इंटरेक्शन जोन होता है, वहीं पे क्या बनते हैं? एस्चुरी बनते हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम कंसीडर टू बी मैन मेड इकोसिस्टम। तो आपसे पूछा जाए मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल बताइए, आप क्या बताएंगे? सर हमारा क्रॉप फील्ड हो सकता है, या हम घरों में जो एक्वेरियम बनाते हैं, ठीक है ना, वो हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास कह रहे हैं कि दो तरीके के फैक्टर हैं। पहला हो गया हमारा बायोटिक फैक्टर, दूसरा हो गया एबायोटिक फैक्टर। तो ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रेटिफिकेशन। तो लिख रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। जैसे कह रहे हैं कि जब आप किसी फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको ऊपर कुछ बहुत बड़े बड़े कह रहे हैं प्लांट दिखाई देंगे, फिर उसके नीचे थोड़ा उससे छोटे, उसके नीचे आएंगे थोड़ा उससे छोटे, फिर कुछ और छोटे होंगे, और ये ज़मीन पे होंगे कुछ ना। ठीक है। तो यही कह रहे हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दिया जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया हमारा। अब अगर हम, ठीक है ना, अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो शुरुआत होती है किसी इंडिविजुअल से। ठीक है ना। इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का मेंबर होगा। बोलिए, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़।
अब इसको बोल रहे हैं कि ये स्पीसीज एक्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, और वो सारे इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है कि वो एक स्पीसीज के मेंबर हों, या ऐसा हो सकता है वो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हों। बोलिए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कई सारी स्पीसीज मिलके आगे क्या बनाएंगी, मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें हम, तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन होगा ना। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक स्पीसीज के, ह्यूमन जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि एक स्पीसीज के मेंबर हैं, ठीक है ना। अगर हम कैट्स की बात करें तो हम बोलेंगे कि कैट दूसरी स्पीसीज है, ठीक है ना। तो आपको कह रहे हैं कि अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिटी। इंडिविजुअल से आगे बढ़ेंगे तो आपको पॉपुलेशन मिलेगा, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो आप जब इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो बोल रहे हैं इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची। मतलब कह रहे हैं कि आप जब इकोलॉजिकल हायरार्ची की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो पहला लेवल होगा वो कोई इंडिविजुअल होगा, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची इज़ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी, तो कम से कम आप क्या स्टडी कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में, इसलिए इसको क्या बोला है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म, स्टडी ऑफ फॉर्म, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ फॉर्म, व्हाट टाइप, ठीक है ना, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल के बारे में बात। नेक्स्ट होगा हमारा पॉपुलेशन। तो बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ डिफिनिट एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज का एक पॉपुलेशन होगा, बोलिए, सेम स्पीसीज का एक पॉपुलेशन होगा। ऐसा ही एक दूसरा पॉपुलेशन हो सकता है, ऐसा ही एक तीसरा पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के अंदर जब आप पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन टर्म, तो वहाँ पे आप कैटेगराइज नहीं करते कि आप किसके पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर कई सारे पॉपुलेशंस हो सकते हैं, किसी पॉपुलेशन के अंदर कई सारे पॉपुलेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ डिफिनिट एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। वो कह रहे कि सेम स्पीसीज के मेंबर जो कि किसी डिफाइनिंग एरिया में अपना जीवन यापन करते हैं, वो आपस में कह रहे हैं इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है, बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, कम्युनिटी के अंदर हम अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में सोच सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया ना कि जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, जैसे जब आप कॉमन टर्म इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन ना, और आपने कुछ भी वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप किसके पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब पॉपुलेशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कई सारे पॉपुलेशंस हो सकते हैं, और वो जो पॉपुलेशंस होंगे वो अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशंस होंगे, ठीक है ना। बोलिए, तो वही बोल रहे हैं कि वहाँ से कम्युनिटी का जन्म होगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज
डिफरेंट स्पीसीज, मान लेते हैं कह रहे हैं कि ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, ये स्पीसीज सी है, ये स्पीसीज डी है, ठीक है ना। तो ये ए स्पीसीज का एक पॉपुलेशन होगा, ठीक है ना। बी स्पीसीज का ये कह रहे हैं कि ये दूसरा पॉपुलेशन होगा। सी स्पीसीज का अगर इसको हमने P1 बोला, इसको P2 बोला, इसको P3 बोला, इसको P4 बोला, यही बोलने की कोशिश करें। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन एन एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना। मतलब कम्युनिटी का क्या मतलब होगा, कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात है हमारा इकोसिस्टम। कह रहे हैं कि कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। एंड कह रहे हैं कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ मतलब कम्युनिटी के अंदर कई सारे पॉपुलेशन होंगे, कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ भी रहते हैं, मतलब सराउंडिंग, इंटरेक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है हमारा बायोम। व्हाट इज़ बायोम? करेक्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर which is divisible into large region called as biome। बायोम को कभी कभी हम लोग बायोलॉजिकल होम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल पार्ट, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ बायोम, तो बोला बायोस्फीयर का जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, ठीक है ना, जो कि एक बड़े रीजन में कह रहे हैं कि डिवाइड होगा, उसे हम क्या नाम देंगे, बायोम। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर को हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो और क्या बोल सकते हैं, ये अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे जीवन संभव है, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे जीवन संभव है, वो सबको क्या नाम देते हैं हम, बायोस्फीयर। अब कह रहे हैं जब किसी इकोसिस्टम की स्टडी करने आप चलेंगे ना, तो इकोसिस्टम को सस्टेन बनाए रखने के लिए ये कुछ प्रोसेस हैं जो लगातार कह रहे हैं कि जो लगातार इन्वायरमेंट में चल रहे होते हैं। तो पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जैसे अगर हम किसी पॉन्ड को, किसी तालाब को अगर एक इकोसिस्टम बोलें, ठीक है ना, किसी तालाब को हम अगर एक इकोसिस्टम कंसीडर करें, तो उस इकोसिस्टम के अंदर देखिए आपको कि कितने कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक तो होगा एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर कह रहे हैं कि उसका वाटर होगा, और वाटर के साथ ऑल डिज़ॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि एबायोटिक कंपोनेंट कि तो क्या बताना है कि वाटर, और वाटर के अंदर डिज़ॉल्व्ड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो क्या बना रहे होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट लिखा है हमने सोलर इनपुट, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ मतलब दिन बड़ा होगा छोटा होगा, एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर और अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। मतलब जो पूरा तालाब है, ठीक है ना, तालाब है, उसकी जो फंक्शनिंग डिसाइड होगा कि वहाँ पे कह रहे हैं सोलर इनपुट कैसा है, वहाँ पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर का साइकिल कैसे, मतलब टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर कैसे बदल रहा है। डे लेंथ मतलब कितना टाइम तक कह रहे हैं कि सनलाइट अवेलेबल होगा, एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द
रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर बॉन्ड, ठीक है ना। और उसके अंदर कह रहे हैं कुछ ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट होंगे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना, सम कुछ एल्गी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ फ्लोटिंग सबमर्ज, और कुछ मार्जिनल प्लांट्स कौन होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कोई तालाब है, ठीक है ना, तो तालाब की ये जो तली है, या कह रहे ऐसे बोले हमको, जो किनारा है ना, किनारे पे जो प्लांट होंगे, छोटे छोटे प्लांट प्रेजेंट होंगे, उनको हम मार्जिनल प्लांट्स बोल रहे हैं। कुछ प्लांट ऐसे होंगे, ठीक है ना, ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे तैर रहे होंगे डायरेक्ट, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डूब के तैर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, कुछ एल्गी हो सकते हैं, कुछ फ्लोटिंग, कुछ सबमर्ज्ड, और कुछ मार्जिनल प्लांट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा कंज्यूमर मतलब जैसे कह रहे हैं कि जू प्लैंक्टन क्या है, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग। ये कह रहे हैं कि ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, मतलब ये पानी के साथ, ठीक है ना, पानी के साथ, पानी का जो बहाव है उसके साथ बहेंगे। क्या कह रहे हैं, ये बॉटम ड्वेलिंग हो सकते हैं, ठीक है ना, नीचे सरफेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। कह रहे हैं कि मेन डिकम्पोज़र जो हैं वो कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, कुछ फ्लैजेलेट्स हो सकते हैं जो कि अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये बॉटम में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट। मतलब कह रहे हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा कह रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल होगा। एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। और जब एनर्जी कह रहे हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ एनर्जी आपको ये इन्वायरमेंट के अंदर हीट के फॉर्म में डेसिपेट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा जो एनर्जी का मूवमेंट होगा या एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कैसा होना है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी के अंदर हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना, सस्टेन आया है सस्टेनेबिलिटी से, ठीक है ना, मतलब वो अपने नेचुरल स्टेज में लॉन्ग फॉर्म तक बना रहे। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी है। और स्टेबिलिटी को कौन कह रहे हैं डिफ़ाइन करेगा, स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करेगा कि वहाँ पे आपको बायोमास का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा कह रहे हैं बायोमास प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे उतने ज़्यादा कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म या उतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्लांट, जो ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस में, जो ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का इस्तेमाल करके कितना बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को इन्होंने नाम दिया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया
ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये हम अभी आगे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर आपको याद होगा या आपको थोड़ा सा अगर फोटोसिंथेसिस का आइडिया होगा, ठीक है ना, तो उसको हम थोड़ा और क्लियर कट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस 2 चरण में कंप्लीट होता है। पहला होगा लाइट रिएक्शन, ठीक है ना, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली हम फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है ना। जब ये फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों काम करते हैं एक साथ मिलके, तो यहाँ पे बनता है हमारा एसिमिलेटरी पावर। क्या तैयार होता है? एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2, दोनों को इकट्ठे क्या नाम दिया जाता है? एसिमिलेटरी पावर। फिर इस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल प्लांट कहाँ करता है? अपने डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में क्या बनाता है? शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यही बोल रहे हैं ना कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो अब हमें पता है कि लाइट रिएक्शन को चलने के लिए ये कह रहे हैं कि सन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ सन से जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन के अंदर कह रहे हैं एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन को ऑपरेट करेगा। और लाइट रिएक्शन मतलब लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनेगा, और उस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल प्लांट कहाँ करता है? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या तैयार होगा? शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। मतलब वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि, ठीक है ना, जैसे कि अब ये जो कह रहे हैं बायोमास है, वो बायोमास को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना कह रहे हैं कि बायोमास बना, ठीक है ना। तो इसको हम किस में कह रहे हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट में, ठीक बात है। तो कितना ग्राम एरिया को हम कह रहे हैं कि अगर हमने लंबाई चौड़ाई को मीटर में लिया, तो हम कहेंगे कि इस मीटर स्क्वायर में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, और टाइम उसमें कह रहे हैं कितना लग रहा है? 1 साल, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसी अमाउंट को बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे हैं? अगर इसी को हम एनर्जी के टर्म में बोलने की कोशिश करेंगे, तो कैसे बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कह रहे हैं कि एनर्जी बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी डिराइव किससे होगा? बायोमास से। एनर्जी डिराइव किससे होगा? बायोमास से। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना कह रहे हैं कि एनर्जी कह रहे हैं कि वहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिख रखा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? वही बात कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में कितना कह रहे हैं शुगर प्रोड्यूस किया, इस अमाउंट को नाम दिया जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस अमाउंट को क्या नाम दिया जाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के एंड में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, वो क्या कहलाता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेटरी लॉस, तो कह रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर कह रहे हैं कि जो भी बायोमास तैयार हुआ उसका
कुछ पार्ट प्लांट अपने रेस्पायरेशन में रहेंगे इस्तेमाल कर लेगा। क्यों कह रहे हैं रेस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लेगा? क्योंकि रेस्पायरेशन में, ठीक है ना, रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटेगा, वहाँ से एनर्जी का एवोल्यूशन होगा और उस एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाए रखने में इस्तेमाल करता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ रेस्पायरेटरी लॉस, तो क्या बोलेंगे? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पायरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने जितना बायोमास प्रोड्यूस किया उसमें से कितना बायोमास वो अपने रेस्पायरेशन में, वो कितना बायोमास वो अपने रेस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लिया। मतलब कह रहे हैं कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होगा? कितना फोटोसिंथेसिस में बनाया। रेस्पायरेटरी लॉस का क्या मतलब हुआ? कितना कह रहे हैं वो अपने रेस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। कितना प्रोड्यूस किया, उसमें से कितना कितना खर्च कर दिया, कितना कह रहे हैं कितना खर्च कर दिया। तो खर्च करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसके पास, उसको क्या नाम दिया जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर कंज्यूमर आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो जो प्लांट के अंदर स्टोर होगा, जो प्लांट के अंदर स्टोर होगा वही तो अगले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? बताना है कि अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर कंज्यूमर आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। मतलब ग्रीन प्लांट ने कितना बायोमास बनाया वो क्या कहलाएगा? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कितना पार्ट वो अपने रेस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लिया, उसको क्या बोला जाएगा? रेस्पायरेटरी लॉस, ठीक है ना। मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना बनाया और रेस्पायरेशन में जितना गंवाया, ठीक है ना। तो बनाया कितना, उसमें से कितना खर्च कर लिया, तो खर्च करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगले ट्रैफिक लेवल को मिलने की संभावना है, ठीक है ना। वही लिखा है अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर कंज्यूमर आर हेट्रोट्रॉप्स फॉर हर्बीवोर्स और, मतलब वही कि आप कह रहे हैं कि हर्बीवोर्स या डिकम्पोजर्स को कितना कह रहे हैं मिलेगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय कंज्यूमर, ठीक है ना। कि कंज्यूमर्स ने कितना कह रहे हैं कि बायोमास प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया, वो अमाउंट क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कह रहे हैं कि प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से प्लांट स्पीसीज रह रहे हैं। पहला पॉइंट, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से प्लांट के स्पीसीज रह रहे हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सनलाइट का ड्यूरेशन कितना है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, मतलब ठीक है ना। वहाँ पे कह रहे हैं कि डे लेंथ की बात आप कर सकते हैं, बोलिए, ठीक है ना। ये सारी बातें यानी वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। और कह रहे हैं कि सराउंडिंग में आपका टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, ठीक है ना। वो बातें भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालेंगी। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, कि वो जिस भी कह रहे हैं कि जिस भी सराउंडिंग की आप बात कर रहे हैं वहाँ की जो सॉयल है उसके अंदर कह रहे हैं कि आपने न्यूट्रिएंट कितना दिया, ठीक है ना। उसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट कितना दिया या उस सॉयल के पास कितना न्यूट्रिशन है। एंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा हमारे पास कि वो पार्टिकुलर कह रहे हैं जो भी प्लांट ग्रुप है वो कितना एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस में,
ठीक है ना। तो कितने कह रहे हैं कि कितने बातों पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो पहली बात कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से प्लांट स्पीसीज रहते हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है, ठीक है ना। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। सही है। देखिए अब ये एक ज़रूरी बात है, कह रहे हैं कि होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर का जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका एक एस्टिमेटेड ये डाटा निकाल रखा है हमने 170 बिलियन टन ड्राई मैटर, ठीक है ना। 170 बिलियन टन ड्राई मैटर का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट कह रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट पानी को हटा दीजिए, जो भी कह रहे हैं बायोमास है, लिविंग बायोमास, उसमें से आपने पानी को हटा दिया, पानी को हटाएंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्राई मैटर है उसका, ठीक है ना। तो इतना करें 170 बिलियन टन एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब एक साल भर में इतना कह रहे हैं पूरा है, पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब उसमें से कह रहे हैं कि 70% जो ठीक है, जो 70% अगर आप अर्थ सरफेस की बात करेंगे ना, तो कह रहे हैं कि कौन फैले हैं, ओशियंस, जबकि ओशियंस की प्रोडक्टिविटी जो है वो खाली 55 बिलियन टन मापी गई। मतलब 170 बिलियन टन में से 55 बिलियन टन कौन बनाते हैं, ओशियंस बनाते हैं। जबकि इनका कह रहे हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कंट्रीब्यूशन लगभग कह रहे हैं कि 70% है। तो 70% कंट्रीब्यूशन के रेफरेंस में ये 55 बिलियन टन ये जो बायोमास है ये क्या है, ये कम है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कमी क्यों है, ये कमी क्यों है, तो आपको जवाब क्या देना है, क्योंकि जो सनलाइट है, ठीक है ना, जो सनलाइट है, सनलाइट की जो पेनेट्रेशन पावर है, सनलाइट का जो पेनेट्रेशन पावर है वो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है, कह रहे हैं कि आप ठीक है, अब जो हमारे पास जो सीज हैं उनका जो डेप्थ है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उतने डेप्थ तक सनलाइट कह रहे हैं बेसिकली पहुंच नहीं पाती है, ठीक है ना। और कहीं भी कह रहे हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की जो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, अगर आप कह रहे हैं कि एकदम से बेसिक लेवल पे जाके सोचेंगे तो प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रीन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्लांट्स वगैरह हैं नहीं, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि सनलाइट उनको मिलनी चाहिए जितना, उतना सनलाइट नहीं मिल पाता है, इसलिए ओशियंस की प्रोडक्टिविटी कमज़ोर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो क्या बताना है, ड्यू टू लो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, ड्यू टू लो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सनलाइट। अब नेक्स्ट, ये तो पहला हमारा सेगमेंट हुआ प्रोडक्टिविटी का, ठीक है ना, पहला सेगमेंट रहा हमारा प्रोडक्टिविटी का। अब दूसरा है डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन के आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।